सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड इवनिंग एवरीवन। पहले सभी के सभी बच्चे मेरे साथ जुड़े, फटाफट से लाइव आएं और 2 मिनट की हम बात करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर कमेंट्स थोड़ा साइज छोटा करेंगे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? कुछ ऐप में इशू है क्या सर? बच्चे कह रहे हैं ऐप बार बार स्टॉप हो रहा है। डोंट वरी बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को ठीक किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ समझ आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन। जी, क्या आप मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक से सुन पा रहे हैं? कैन आई सी द प्रीव्यू प्लीज? जस्ट 2 मिनट्स, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ चीज़ें सब ठीक है ना। मिनट, लेट मी चेक। लाइव वीडियो पर क्लिक हो रहा है तो बंद हो रहा था। आवाज़ बिल्कुल ठीक है, साउंड क्लियर है, क्वालिटी इज़ नॉट गुड। दिस इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर एजुकेशन। थैंक यू बेटा कोमल। बहुत डार्कनेस है। एक बार वीडियो ऑन करने के बाद दोबारा वीडियो ऑन करते हैं तो कीप स्टॉपिंग आ रहा है। जस्ट अ मिनट। इस सब मेरा लाइव लेट है। क्लास लाइव है, मैं थोड़ी देर आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। बच्चों की कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि उनका ऐप नहीं चल पा रहा है। तो मैं क्लास अगर शुरू कर दूंगा तो क्लास शुरू करने के बाद फिर गाड़ी रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए शुरुआत में मैं थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लगा रहा हूँ इस चीज़ पर। डार्कनेस ज़्यादा है। ऐसा तो बिल्कुल साफ है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
गुड इवनिंग एवरीवन। जरा हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आप मुझे ठीक ढंग से देख रहे हैं? लाइट ज़्यादा आ रही है। लाइव वीडियो लाइट बहुत बढ़ गई है सर। फिर भी लाइट और चेक करो, फिर पढ़ने का काम शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट, हम थोड़ा सा चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज, वी विल कंटिन्यू। होल्ड ऑन अ सेकेंड प्लीज। तो वेलकम बैक सभी का। और मैं बड़ी खुशी के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहेंगे। सर एक बार मुझे कमेंट्स दिखा दीजिए, मुझे अपने दोस्तों की जानकारी लेनी है, सब माहौल ठीक है या नहीं है। बस आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त और दे दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक से समझ आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक से समझ आ रही है? ठीक हो गया है क्या? ब्राइटनेस वगैरह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? सुजीत, अनी, हिमांशु, पंकज, सब ठीक है ना बच्चों? एक बार फटाफट से मुझे बता दो, क्योंकि मैं बहुत टाइम मुझे लग रहा है हम वेस्ट कर चुके हैं। स्टॉप वाले इश्यू पर टेक्निकल टीम काम कर रही है बच्चों। मैं अभी की क्लास की बात कर रहा हूँ। आप अभी मुझे ठीक से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना? बस मुझे इस बात की जानकारी है मेरी। थैंक यू सो मच कोमल बेटा, समीर, रोबिन, अखिलेश, सुशांत, पंकज, अब्दुल भाई, वाह तुम तो सारे खतरनाक हो गए हो। वेरी गुड सर। चलिए चलिए, वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो हम लोग सोच रहे हैं अपने पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस को थोड़ा आगे लेकर चल लेते हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी लाइट कम है, अभी ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ब्लैक बोर्ड कुछ ज़्यादा, ब्लैक बोर्ड तो है ही नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस को लेकर चलेंगे। और हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे जिस चीज़ के बारे में, वो था हमारा PQRS। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। अब बच्चों कमेंटबाजी से थोड़ा सा दूर हो जाएं और अब अपनी पढ़ाई पर काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिकारियों। अब रुक जाओ, ठीक है, वरना शादी लेट हो जाएगी तुम्हारी। चलिए सर, अपने ज़रा क्वेश्चन पेश करेंगे बच्चों के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज़ फोकस। हम कल की क्लास में PQRS पर काम कर रहे थे और उसी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल ये क्वेश्चंस कर लिए थे सर। और जस्ट अ मिनट प्लीज़, थोड़ा सा रिवर्स में आएंगे। ये हमने कर लिया था सर, 10th कर लिया था हमने, 11th भी कर लिया था, और ये भी हम कर चुके थे। अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहले फोकस करना शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में PQRS की इंफॉर्मेशन जब शुरू की थी, तो PQRS में हमने सबसे पहले एक चीज़ को समझने का प्रयास किया था कि PQRS में हम पहले प्रोवाइडेड ऑप्शंस को पढ़ते हैं और उसके बाद हम लिखे हुए क्वेश्चन के सीक्वेंस को मेंटेन करते हैं। तो लिखे हुए ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले शुरुआत में PRSQ, चारों के चारों ऑप्शंस की शुरुआत अलग है। अब इसी के आधार पर अगर हम चलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले लिखे हुए इस ऑप्शन की बात हम देखते हैं। देयर आर सम स्टोरीज, कोई दिक्कत नहीं। आखिर में लिखा अनलिमिटेड बजट, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ऑप्शन क्यू के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज हुआ है। तो बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन का लॉजिक हमारे यहाँ पर काम करेगा। और रिलेटिव प्रोनाउन एक खूबसूरत सी चीज़ ये कहता है कि जब हम किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं
तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग काम करता है और इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग ऑफ यूज करता है। ठीक है बच्चों, आप अगर इस लिखे हुए सेंटेंस के अरेंजमेंट को अगर ठीक करें तो बच्चों एक ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो हु हैव, तो हु हैव तो तब सेंसिबल है जब हम इस हु से ठीक पहले नेम ऑफ अ पर्सन लिखें और वो भी हमें प्लूरल लिखा हुआ मिले। ठीक है, तो नेम ऑफ अ पर्सन वो भी प्लूरल, किसके अंत में नेम ऑफ अ पर्सन वो भी प्लूरल लिखा है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो एस के आखिर में लिखा है पीपल। इसका मतलब ये समझ आता है कि क्यू से ठीक पहले हमें एस लिखा हुआ चाहिए। देखना बच्चों कौन से ऑप्शन के अंदर एस के बाद क्यू लिखा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है सी फॉर चाइना, बाकी सभी के अंदर किसी के अंदर एस के बाद क्यू लिखा नहीं मिलता। तो बच्चों ये तो बहुत प्यारा खेल होता है जब PQRS की हम बात करते हैं या सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, कि एक लॉजिक देखा कहानी अपने आप जुड़ती चली जाती है। एस के बाद क्यू आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन को जरा पेश करेंगे सर। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन पर दिमाग लगाने का काम करते हैं। अ मैन इज बोर्न अलोन, सबसे पहले शुरुआत और अंत को पढ़ लो, बहुत आसान हो जाता है चीजों को समझना। अ मैन इज बोर्न अलोन, आखिर में लिखा है हिज एक्शन अलोन, कोई दिक्कत नहीं। अब सभी की सभी ऑप्शंस की शुरुआत देखें, आर क्यू पी, किसी की भी शुरुआत में एस नहीं है। ठीक है बच्चों, अब खेल समझने की कोशिश करते हैं। सारे ऑप्शंस को थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से तो आपको एक चीज समझ में आती है और वो क्या है, गुड एंड बैड, ही एक्सपीरियंसेस द एंड डाइज अलोन एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन अलोन। तो आप अगर इसको थोड़ा सा, चलो पहले आप फोकस रहें, फिर मैं आपके साथ बैठकर इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अदरवाइज आप मुझे देखते रहेंगे, क्वेश्चन पर फोकस नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हॉट टीचर पर ज्यादा फोकस रहता है। चलिए मैं क्वेश्चंस आपके सामने स्कोपचे में बैठकर डिस्कस करना शुरू करूंगा एंड आई एक्सपेक्ट यू पीपल विल पे अटेंशन टू व्हाट आई से। फाइन। तो हमारे सामने चलिए दोस्तों, तो कहानी को शुरू करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने जो आ रहा है ऑप्शन, अ मैन इज बोर्न अलोन, एक कंजंक्शन होती है एंड, जो दोनों के दोनों ऑप्शंस में बैलेंस बनाकर चलती है। अ मैन इज बोर्न अलोन, तो इसके मुताबिक तो बात आपकी है। तो ऑप्शन ए के अंदर लिखी है और तो अ मैन इज बोर्न अलोन एंड, इसके बाद and, तो हमें इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, यानी कि आपकी तरफ से बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर बनता हुआ नजर आया। ठीक है बच्चों, चलिए सर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, फोकस करें फिर हम बात करना शुरू करेंगे। पहले आप फोकस करें प्लीज। चलिए दोस्तों, लिखे हुए इस क्वेश्चन पर अगर हम फोकस करते हैं, इट वाज ट्रू सबसे पहले शुरुआत में दी गई है, सभी की शुरुआत PRSP हमारे सामने है। क्यू किसी की भी शुरुआत में नहीं है, इट डजेंट मैटर। सबसे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें, इट वाज ट्रू, ये आपके सेंटेंस का अपना एक हिस्सा हुआ। दैट एक कंजंक्शन है। अब दैट के बाद हमें फिर से लिखना होगा एक सेंटेंस का नया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के नाम पर दो ही ऑप्शंस में सब्जेक्ट है, या तो द पैट डॉग या फिर वी वंस हैड। आप अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, द पैट डॉग सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट हुआ तो वी वंस हैड इसी के बारे में बताने का काम कर रहा है। तो सीक्वेंस बनता नजर आया, इट वॉज ट्रू दैट द पैट डॉग वी वंस हैड वुड नेवर स्लीप एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन सोफा।
तो इसी की वजह से आपका जो करेक्ट आंसर बनता है वो हुआ डी फॉर दिल्ली। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 17 पर हम लोग पहुंचेंगे। आफ्टर द अवॉर्डिंग स्पीचेस। अब बच्चों इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कहानी समझ आती है। आफ्टर द अवॉर्डिंग स्पीचेस, आप इन क्वेश्चंस में एक छोटा सा फर्क समझने का प्रयास करेंगे। इन सभी के सभी क्वेश्चन के आखिर में यानी कि 6 पॉइंट नहीं दिया गया। अब 6 पॉइंट अगर नहीं दिया गया है तो 6 की एब्सेंस को फील करके देखते हैं। अब ये आंसर आपकी तरफ से हुआ आफ्टर अवॉर्डिंग द स्पीचेस द प्राइज इज गिवन एंड हैड बीन डिलीवर्ड आई गॉट अप टू एड्रेस द गैदरिंग। बिल्कुल सीधा आंसर है बच्चों। आप स्पीच को तो डिलीवर ही करेंगे, इसका मतलब फर्स्ट के इमीडिएट हमें आर ऑप्शन चाहिए। आर को अगर हम ध्यान से देखें तो सी या फिर डी ऑप्शन के अंदर आर लिखा हुआ है, सी या फिर डी ऑप्शन के अंदर आर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर द अवॉर्डिंग स्पीचेस हैड बीन डिलीवर्ड। ठीक है बच्चों, यानी कि आर शुरुआत में होना चाहिए और इसी को आगे जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन क्यू की जरूरत होगी। तो यानी कि आपकी तरफ से दूसरी बात हो गई, आर के बाद क्यू ऑप्शन। एक ही ऑप्शन जस्टिफाई करता है इस बात को और वो हुआ डी फॉर दिल्ली। ठीक है बच्चों, डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन 18 पर जरा दिमाग लगाए, सोल्व करके देखें बच्चों। क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, लिखा है ऑल रिलीजियंस आर। ठीक है बच्चों, अब देखो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। और रिलीजियंस आर, सभी के सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखें, पी एस दो ही शुरुआत दी गई हैं। इसका मतलब या तो पी के साथ या फिर एस के साथ। तो पहले पी की फीलिंग को देखते हैं। और रिलीजियंस आर टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस, होने के लिए हो तो सकता है, लेकिन जब भी हम इस एम आर के साथ टू के साथ फर्स्ट होमोफर्ब जोड़ते हैं तो वो एक्शन ऐसा हुआ जो तुरंत एग्जीक्यूट होने वाला है। लेकिन ऐसी बात इस सेंटेंस में नहीं कही गई, तो इसीलिए ये पैसिव बनना ज्यादा सेंसिबल हुआ। और रिलीजियंस आर बाउंड टुगेदर, और उसके बाद आपकी सारी कहानी जुड़ती नजर आएगी। और रिलीजियंस आर बाउंड टुगेदर, और उसके बाद आप कहने की कोशिश करेंगे इन अ होली पार्टनरशिप। ठीक है बच्चों, तो आपकी तरफ से डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हुआ। अगले सवाल पर फोकस करें प्लीज।
क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। इट इज, देखो बच्चों प्रोनाउन में एक चीज हम लोगों ने सीखी है। प्रोनाउन में हम लोगों ने एक बात को समझा कि प्रोनाउन इट एक डमी सब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि ये इंट्रोड्यूस करता है एक असली सब्जेक्ट को। तो इट इज के बाद हम लोगों को एक सब्जेक्ट की जरूरत होगी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर ऑप्शन में ये ऑन नहीं है, एन है। तो सब्जेक्ट के नाम पर यही सबसे पहले आना चाहिए। इट इज एन एक्सेप्टेड कस्टम फॉर अ मैन। तो फर्स्ट के बाद आर, आर के बाद आपको चाहिए पी। आप ऑब्जर्व करना बच्चों, बी और डी ऑप्शन के अंदर आर के बाद पी लिखा है, इनमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद हमें देखना है इट इज एन एक्सेप्टेड कस्टम फॉर अ मैन टू अकम्पनी, नहीं सॉरी, टू ओपन द डोर। ये आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। फर्स्ट के बाद आपके पास आर, आर के बाद पी और पी के बाद आप लोगों को चाहिए एस, यानी कि बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है जी, अगले सवाल पर जरा दिमाग लगाएं फिर बात करते हैं। प्लीज टेक योर टाइम। क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। लिखा है द कंपनी। अब बच्चों सिक्स्थ ऑप्शन भी दिया गया है, दैट इज कॉल्ड शॉर्टली। तो आप अगर इस सीक्वेंस को मेंटेन करने की कोशिश करें तो द कंपनी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको वर्ब की जरूरत है। तो द कंपनी के बाद अगर वर्ब की आपको जरूरत है तो इस हिसाब से इंटेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका बनता है द कंपनी इंटेंट्स टू बिल्ड। अब बिल्ड किसे करोगे भाई? बिल्ड करोगे अ फैक्ट्री। तो आपकी तरफ से फर्स्ट के बाद एस, एस के बाद आपका ऑप्शन क्यू। कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट के बाद एस, एस के बाद क्यू। सिर्फ और सिर्फ डी फॉर दिल्ली के अंदर है। यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप सोल्व करें फिर मैं डिस्कशन शुरू करूंगा। थैंक यू सर। सोल्व करें बच्चों। इन्वेजन्स एंड सिक्स्थ ऑप्शन दिया है इट केयर। इट केयर नहीं है, बेसिकली इट्स कोर कॉम्पिटेंस है। खैर हम अपने आंसर मेकिंग पर ध्यान देते हैं। लिखा है बच्चों इन्वेजन्स। इन्वेजन्स का मीनिंग नेगेटिव होता है, इसका मतलब होता है आक्रमण। अब इन्वेजन जैसा ही हमें एक शब्द और चाहिए जो नेगेटिव मीनिंग बनाए, क्योंकि एंड एक ऐसा शब्द होता है जो पहले और बाद में एक ही जैसे शब्दों से काम चलाता है। तो इन्वेजन्स एंड कॉलोनियल रूल आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। इन्वेजन्स एंड कॉलोनियल रूल, और इसके बाद आपको चाहिए वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। आर ऑप्शन के अंदर हेल्पिंग वर्ब नजर आई। इन्वेजन्स एंड कॉलोनियल रूल डिस्ट्रॉयड इंडियाज
इंस्टीट्यूशंस, इसका मतलब क्या तैयार हुआ, फर्स्ट के बाद आपकी तरफ से एस, एस की तरफ किस चलते हैं तो आगे आर, और आर के ठीक बाद आपको चाहिए पी। तो इसका मतलब आपकी तरफ से जो तैयार आंसर हुआ वो हुआ सी फॉर चाइना। करेक्ट आंसर आपने मार्क किया दोस्तों, सी फॉर चाइना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जरा पहले आप सोल्व करें बच्चों, फिर बात करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर काम करते हैं, और क्वेश्चन बड़ा साफ स्पष्ट है हमारे सामने। क्वेश्चन हमारे सामने आता है विद द इम्प्रूवमेंट। अब सिक्स्थ ऑप्शन कहता है साइबर क्राइम्स, हमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों, विद द इम्प्रूवमेंट। अब इम्प्रूवमेंट किस चीज में हुआ ये भी तो हमें बताना होगा। इम्प्रूवमेंट हुआ है किस चीज में, इन टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये समझ आता है कि फर्स्ट के बाद एस अपने आप में एक अच्छी चॉइस होगा। ठीक है, अगर हम समझने का काम करें विद द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अब आपके सामने सेंटेंस शुरू होता है देयर इज ऑल्सो ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ साइबर क्राइम्स। तो आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ विद द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी कि फर्स्ट के बाद आपकी तरफ से ऑप्शन एस होना चाहिए, एस के तुरंत बाद आना चाहिए विद इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, और इसके तुरंत बाद आप मेंशन करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन पी को। ठीक है, और ऑप्शन पी को अगर आप पेश करते हैं तो यानी कि ये हुआ आपकी तरफ से विद द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी देर इज ऑल्सो अ ग्रोविंग, यानी कि सी फॉर चाइना आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है बच्चों, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बड़े प्यारे सवाल हैं, अब आपको बहुत पेशेंस के साथ इन्हें सोल्व करना होगा, प्लीज टेक योर टाइम।
कंटिन्यूइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स। बच्चों देखो इतना प्यारा सवाल, ये आपके पेपर्स के एक्चुअल लेवल्स हैं। अब इसे समझने का प्रयास करें। लिखे हुए क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन क्यू को पहले देखें। ऑप्शन क्यू के अंदर आपने रिलेटिव प्रोनाउन को देखा। अब रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद लिखा है हु आर, इसका मतलब हमें इससे ठीक पहले लिखा हुआ चाहिएगा नेम ऑफ अ पर्सन, वो भी प्लूरल। अरे हाँ है ना, नेम ऑफ अ पर्सन वो भी प्लूरल। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हु आर से पहले एक ही शब्द लिखा हुआ है जो नेम ऑफ अ पर्सन है, वो भी प्लूरल है, और उसे हम कहेंगे डॉक्टर्स। यानी कि फर्स्ट के तुरंत बाद हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्यू, इसीलिए आपका आंसर सी फॉर चाइना बनता है। ठीक है बच्चों, आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं तो अगली बात को समझने का प्रयास करते हैं। सर अगले क्वेश्चन को पेश करते हैं। वट एवर द कॉज एंड इफ दैट इज, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है बच्चों, बड़े ध्यान से समझने का काम करें। वट एवर बी द कॉज, ये सेंटेंस की शुरुआत दी गई है, आखिर में दिखा है इंडियन सोसाइटी विल सर्टेन लॉस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इस लिखे हुए सेंटेंस के पी ऑप्शन को देखो, लिखा इफ दैट इज नॉट चेक्ड, यानी कि इफ के साथ यहाँ कंडीशन बताई गई है। अगर इफ के साथ ये कंडीशन बताई गई है तो इसका रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए, यानी कि विल या शेल के साथ ही इसका आंसर बनना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन पी के अंदर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंडीशन बताई गई है, और सिक्स्थ ऑप्शन के अंदर विल का जिक्र हुआ, यानी कि पी के बाद सिक्स्थ हमें चाहिए। कौन से ऑप्शन के अंदर पी के बाद सिक्स्थ नजर आया, यानी कि सबसे आखिर में पी नजर आया? बिल्कुल ठीक, या तो ए ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन। आपका बी और सी दोनों बाहर हुए। ठीक है बच्चों, अब अगर हम देखें ध्यान से तो ए या सी में से कोई एक आंसर है, बी और सी, ए या डी में से कोई एक आंसर है, बी और सी दोनों बाहर हुए। अब देखना शुरू करते हैं बच्चों, लिखा हुआ क्वेश्चन वट एवर बी द कॉज, वट एवर बी द कॉज। अब वट एवर बी द कॉज के ठीक बाद आर ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्यों? सेंटेंस ही सेंस नहीं बनाता। वट एवर बी द कॉज आर वेरी स्लोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपकी तरफ से करेक्ट सीक्वेंस बनता है वट एवर बी द कॉज द पीपल हु हैड मिंगल्ड विद इंडियन सोसाइटी लाइक शुगर। तो यानी कि ए फॉर एप्पल आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पहले आप कोशिश करें, ये वही कंडीशन वाले लॉजिक से सोल्व होगा। पहले आप कोशिश करें, फिर मैं बताना चाहूंगा। प्लीज टेक योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 25, इफ ही चेंजेस हिज माइंड। बच्चों ध्यान से देखोगे तो कंडीशन लिखी है आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसी के तुरंत बाद आपको रिजल्ट लिखा हुआ चाहिए, किस में? फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के मुताबिक आपकी तरफ से, अब ध्यान से देखना, इफ ही चेंजेस हिज माइंड, पी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि एंड कंजंक्शन बेवजह थोड़ी यूज होगा। तो आपकी तरफ से करेक्ट आंसर होना चाहिए इफ ही चेंजेस हिज माइंड वी शैल नो फॉर श्योर दैट
के बाद आप अपनी आगे जो चीज़ बताना चाहें वो बता सकते हैं, पर अभी अपने आंसर पर थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तो आपके सभी के सभी ऑप्शन के अंदर PQRS शुरुआत में दिए गए हैं, ठीक है बच्चों, PQRS सभी की शुरुआत में दिए गए हैं। तो अगर हम इसका आंसर बनाना चाहें तो S ऑप्शन शुरुआत में आ सकता है। इफ ही चेंजेस हिज माइंड वी शैल नो फॉर श्योर दैट, एस ऑप्शन के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो आपकी तरफ से डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हुआ बच्चों। और अगले सवाल पर बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन 26 बड़ा प्यारा सवाल है। एंड, THEN है सर ये, एंड देन द वर्ड। अब ये अपने आप में एक सब्जेक्ट अगर है तो बच्चों सब्जेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि इसके तुरंत बाद आप लोगों को वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। आया ना? यानी कि इस फर्स्ट के बाद आपका ऑप्शन पी तैयार हो रहा है। आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, ऑप्शन एस के अंत में लिखा है कुड, ऑप्शन एस के अंत में लिखा है कुड, ठीक है। अगर ऑप्शन एस के अंत में लिखा है कुड तो बेटा कुड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें चाहिएगी, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपके पास क्यू में है। इसका मतलब एस के बाद तो हमें क्यू चाहिए। अब एस के बाद क्यू दो ही ऑप्शंस में अवेलेबल है, या तो ए या फिर सी, ठीक है बच्चों। ए या सी में से एक आंसर आपको ढूंढना है। एंड देन वर्ड, और इसके बाद आपको चाहिए ऑप्शन पी, यानी कि फर्स्ट के बाद तो पी हमें चाहिए और एस के बाद क्यू, यानी कि सी फॉर चाइना आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बनता है। तो अगले प्रश्न को पेश करेंगे। वेरी नाइस, जेफ इज अ वेरी गुड डांसर। अब यहां पर लिखा है हमारे सामने, ये बात एक तरफ होगी। चलो पहले आप इस पर कोशिश करें, और बच्चों आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट पर मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को समझ आ रहा है, कुछ पिकअप है या नहीं, क्वेश्चंस को देखने का तरीका कुछ बदल रहा है या नहीं। तो आप कमेंट्स पर भी अपने आंसर्स मुझे बोल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर पर काम करते हैं। जेफ इज ए वेरी गुड डांसर। आप अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हु से ठीक पहले हमें नेम ऑफ अ पर्सन चाहिएगा, तो जस्टिफाई करती है ये बात अपने आप को कि फर्स्ट के तुरंत बाद मुझे पी ऑप्शन की जरूरत है, क्योंकि डांसर को ही क्वालिफाई कर रहा है हु ऑलवेज ट्राइज। अरे भाई हाँ है ना? आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ डी फॉर दिल्ली, ठीक है। करेक्ट आंसर आपकी तरफ से हुआ डी फॉर दिल्ली। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन पोलियो पैथोलॉजी, बेसिकली ये टाइप करने वाले की गलती है, पोलियो नहीं है ये पेलियो पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी पेलियो के साथ अगर जुड़ रहा है तो इसका मतलब पाषाण युग के बारे में हम बात कर रहे हैं, पेलियो पैथोलॉजी, ठीक है। अब चलो पहले आप दिमाग लगाएं फिर मैं बात करता हूं। प्लीज फोकस करें, आंसर बनाएं।
चलिए दोस्तों, मैं आंसर बनाना शुरू करता हूँ। इन पेलियोपैथोलॉजी हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बच्चों बड़े ध्यान से देखना, ऑप्शन एस के अंदर लिखा है एज। आप लोगों ने मेरे साथ एडजेक्टिव्स में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा और हमने उसमें पेयर बनाने की कोशिश की है। पेयर बनाने की कोशिश की हम लोगों ने एज के साथ एज की, यानी कि एस के बाद सिक्स्थ आपका सीधा सीधा आ रहा है। लेकिन इसमें छोटी सी बात कुछ मिसिंग है। अगर मैं पढ़कर देखता हूँ एस और सिक्स्थ को बैक टू बैक, तो बनता है एज मच ऑन द स्केलेटन एज पॉसिबल। छोटी सी चीज इसमें मिसिंग है और ये हुआ एज मच बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द स्केलेटन एज पॉसिबल, यानी कि एस के बाद आर, आर के बाद सिक्स। देखना बच्चों, एस के बाद आर, आर के बाद सिक्स आपके C4 चाइना में हुआ, तो C4 चाइना आपका करेक्ट आंसर हुआ। बच्चों देखो, एक बात ध्यान रखना, ये चीज सीखने की कोशिश करो कि मेरा क्वेश्चन को सोल्व करने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आपका क्वेश्चन को सोल्व करने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर हम दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, एक ही है, तो इसका मतलब आप इंप्रूवमेंट ला रहे हो। और अगर आप अपनी तरफ से हिंदी निकाल रहे हो, अपनी तरफ से जुगाड़बाजी लगा रहे हो, तो आपका तरीका गलत है। मेरी बात समझ रहे हैं? मुझ में और अर्जुन में क्या फर्क है? शायद अर्जुन के निशाने लगाने के लिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सटीक था। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। तो C4 चाइना करेक्ट आंसर होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब हम। चलिए मैं इसका आंसर बनवाना चाहूंगा आप लोगों से। बड़े ध्यान से देखें, लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन, इस ऑफन को देखते ही याद आ गया, ये तो अपने आप में हैबिट रूटीन बताने वाला एक शब्द है, फ्रीक्वेंसी बताने वाली एडवर्ब है, और ये हमेशा वर्ब से ठीक पहले हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो वर्ब कौन कौन से ऑप्शंस की शुरुआत में है? सबसे पहले तो शुरुआत में है प्रोटेस्ट, ई वाले ऑप्शन की शुरुआत में वर्ब है। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें तो एक ऑप्शन एस के अंदर लिखा है और लिखा है ऑफर्ड बाय। बेसिकली ये वर्ब नहीं, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑफर्ड बाय मल्टीनेशनल फिल्म्स, यही है ना बच्चों। तो इसका मतलब आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बनता है फर्स्ट के बाद ऑप्शन पी, और इसी पी को जस्टिफाई कर रहा है ऑफर्ड बाय मल्टीनेशनल फिल्म्स। तो फर्स्ट के बाद पी, पी के बाद आपका ऑप्शन एस हमें चाहिए। देखो बच्चों, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? फर्स्ट के बाद पी, पी के बाद एस। आप सीक्वेंस बना के देखें, लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज ऑफर्ड बाय मल्टीनेशनल फिल्म्स। करेक्ट आंसर आपकी तरफ से हुआ बी फॉर बॉम्बे। चलिए सर अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर जरा सोल्व करें, फिर मैं बात करना चाहूंगा। क्वेश्चन पर काम करते हैं दोस्तों। लिखा है कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स। कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स, आगे लिखी हुई बातचीत पर कोई परेशानी की बात नहीं है बच्चों। बड़े ध्यान से देखें, ऑप्शन क्यू को देखें, क्या लिखा है? आर टर्निंग अस इनटू, और टर्निंग अस इनटू लेजी राइटर्स, यानी कि ऑप्शन क्यू के बाद आपका आर ऑप्शन बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है जी, चलिए खैर कोई तकाजा नहीं करते हैं आंसर बनाने में, बड़ी तसल्ली से आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। आपके सामने लिखी हुई बातचीत को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स, ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको वर्ब चाहिए। तो कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस इनटू, अब किस चीज में टर्न कर रहे हैं? तो बिल्कुल हुआ लेजी राइटर्स, यानी कि फर्स्ट के बाद आपकी तरफ से हुआ क्यू, क्यू के बाद हुआ आपका आर, फर्स्ट के बाद क्यू, क्यू के बाद आर,
ए फॉर एप्पल आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। दैट्स ग्रेट। अगले क्वेश्चन की तरफ काम करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस पर दिमाग लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाऊंगा, ये चीजें काम कैसे करती हैं। सर जरा इस क्वेश्चन को एक बार हटाएंगे प्लीज। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो बात समझने की कोशिश की वो बातचीत हमारी, चलिए अब रुक जाइए, बातों को पहले समझ लीजिएगा। अब तक हम लोगों ने जो बात की है वो सारी की सारी बात है हमारी सेंटेंस रीअरेंजमेंट पर, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सेंटेंस के कुछ एलिमेंट्स दिए गए जिनके आधार पर हम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे। लेकिन अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने का प्रयास करेंगे वो बेसिकली पैराजंबल है। पैराजंबल की खास बात क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जब आप पैराजंबल की बात करते हैं तो पैराजंबल अपने आप में एक बहुत खूबसूरत सा सवाल है। क्यों? क्योंकि पैराजंबल का मतलब हुआ एक पैराग्राफ को जंबल्ड फॉर्म में आपके सामने रखा गया है। मैं थोड़ा सा दोबारा आपके सामने लिख देता हूं। जब पैराजंबल की हम बात करते हैं तो पैरा से बना है पैराग्राफ, ठीक है, और पैराजंबल्ड आपके सामने, या फिर इसी के नाम को अगर हम कहें तो यही है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब प्यारे दोस्तों, इसे थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। आपके पेपर में सेंटेंस रीअरेंजमेंट अलग अलग तरीके से दे दिया जाता है। तरीके कुछ नहीं होते, कंफ्यूज करने के तरीके अलग हो सकते हैं। कहानी कैसे दी गई है बड़े ध्यान से समझें। आपके सामने 4 अलग अलग हिस्से, जिसमें फर्स्ट आपके सामने एज इट इज P Q R S और एक आपके सामने सिक्स्थ। अब तक तो हम इनके अंदर सेंटेंस के टुकड़ों को देख रहे थे, लेकिन अब हम इनके अंदर सेंटेंस एक नहीं है, ये अलग अलग सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। अब की बार CGL और CPO और ये आपका CHSL हुआ, उसने किया क्या है, उसने इस फर्स्ट और सिक्स्थ को हटाने की कोशिश की है और इन सभी PQRS को हटाकर इनके नाम पर A B C और D दे दिया है, ठीक है बच्चों। तो इन सभी के आधार पर क्वेश्चंस को घुमाया गया है। तो इनको सोल्व करने के लिए हम लोगों को प्रोसेस लगाना पड़ता है, और प्रोसेस क्या है कृपया इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब पैराजंबल हमें सामने दिया जाता है, अच्छा एक छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं। अगर आपके सामने एक पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है, अगर पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है, तो आप जब उसे सोल्व करते हो तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चीज पर फोकस करोगे? किसी भी पैसेज को जब आप पढ़ते हो तो पैसेज के अंदर थॉट्स आगे प्रोसीड करते चले जाते हैं, तो उसके अंदर एक ही चीज है और वो है वर्ब, ठीक है बच्चों। तो प्रोसेस क्या करता है, सबसे पहले आप करें ऑब्जर्व किस चीज को, जितनी भी सेंटेंसेस के अंदर वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही हमें बताने की कोशिश करती है सीक्वेंस ऑफ थॉट्स, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ थॉट्स का मतलब क्या हुआ, जब आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा होता है तो पैराग्राफ के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से इतना लेना देना हम नहीं रखते। हम वर्ब से एक सीक्वेंस तय करते हैं कि पहले ये कहा गया, उसके बाद आगे, उसके बाद आगे और उसके बाद आगे सारी की सारी चीजें कही गई हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हमारे सामने जब सेंटेंसेस बहुत सारे दिए जाते हैं हम वर्ब पर फोकस करते हैं, क्लियर है। दूसरी चीज हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्व द यूज ऑफ, ऑब्जर्व द यूज ऑफ प्रोनाउंस, नाउंस। मैं आपको ये वाला मसला समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये कैसे काम कर रहा है पहले इसे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। मान लीजिए हमारे सामने कोई सीक्वेंस दिया गया है P Q R S, ठीक है भाई। हमारे यहाँ पर इन सीक्वेंस के अंदर यहाँ पर लिखा है ही, यहाँ पर लिखा है हिम, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है रोनी, और यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है हमारे सामने हिम। तो आप क्या समझने की कोशिश करेंगे? अरे भाई बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, पहले नाउन का जिक्र आए उसके बाद ही तो आप प्रोनाउन को लेकर आएंगे। तो इसका मतलब इस सारे के सारे सीक्वेंस में सबसे पहले आने की सेंस बनती है किस चीज़ की? रोने की। पहले नाउन का जिक्र हो उसके बाद ही तो आप प्रोनाउन का यूज करेंगे। बात मेरी समझ आ रही है बच्चों? तो ये जो सीक्वेंस बताने के लॉजिक्स हैं इनके आधार पर ही हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं,
और मैं फिर बताना चाहूंगा एक प्यारी बात, PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल, सभी एक ही नाम से हैं और ये इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे भी आप मेरे साथ छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर आपके देखने का तरीका सही है ना, तो आपको देखने में ही क्वेश्चन चुटकियों में उड़ाते हैं। और जो बच्चे हिंदी के पीछे पड़े रहते हैं उनको यहाँ नहीं, कश्मीर में भेजूंगा मैं, ठीक है। तो अब तीसरी बात आती है यूज ऑफ बिकॉज अपने आप में रीजन बताने का काम करता है। तो सर एक सेंटेंस का रीजन कहाँ बताया गया ये हमें देखना पड़ता है। कभी कभी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर बट, या फिर अगर हम कहें देयरफॉर, सर ये रीजन बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है। बट अगर हम कहने की कोशिश करें तो बट अपने आप में क्या बताने का काम करता है, कॉन्ट्रडिक्शन बताने का काम करता है। तो ऐसे शब्दों को हम बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक चीज और आपके सामने लिखी है, इसे हम कहते हैं देयरफॉर, मैंने भी लिखा ही है। देयरफॉर की जगह कभी कभी हम लोगों को लिखने को या देखने को मिलता है एज अ रिजल्ट, ये परिणाम बताने का काम करता है, ठीक है बच्चों। ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंटल वर्ड्स होते हैं जो चीजों के अर्थ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो पैराजंबल के अंदर अगर हम टाइप्स को समझने की कोशिश करें तो पैराजंबल के टाइप्स होते हैं, दो हिस्सों में बढ़ते हैं। एक जिसे हम कहते हैं स्टोरी बेस्ड की अगर हम बात करते हैं तो कहानी के आधार पर ये दिए जाते हैं, और कहानी के आधार पर दिए गए पैराजंबल बहुत जल्दी सोल्व होते हैं, क्योंकि बचपन से आज तक हमने कहानियां ही सुनी हैं, बनाई हैं। और एक होता है हमारा फैक्चुअल। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके पेपर में सिर्फ फैक्चुअल ही दिए जाते हैं। मैं दोनों एलिमेंट्स पर काम करूंगा, दोनों तरीके के क्वेश्चंस पर काम करूंगा, किसी भी तरीके की घबराहट की जरूरत नहीं है। तो अब पहले एक बार आप इसे देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस हाजिर हो रहे हैं, फिर हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझने का काम करेंगे। पहले आप एक बार इसे देखें, फिर मैं चीज़ों को शुरू करना चाहूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस चीज़ को देख लिया होगा। अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस फ्लैश कर रहा हूँ दोस्तों, और क्वेश्चंस पर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले मैं स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही सामने लाऊंगा और उसके बाद हम फैक्चुअल क्वेश्चंस पर आएंगे, फाइन। तो ऑब्जर्व करते चलिएगा बड़े ध्यान से। चलिए सर पेश करेंगे फटाफट से। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे बच्चों, क्वेश्चंस की लिस्ट बनाते चलिएगा। क्वेश्चन 31 को हम बाद में करेंगे, 32 को भी हम बाद में करेंगे, यस। 33 से कहानी शुरू करते हैं। पहले मेरे साथ सीखने की, समझने की कोशिश करें, फिर बातें समझ आएंगी। तो सबसे पहले मेरे साथ सीखने की कोशिश करें, कोई तकाजा ना दिखाएं प्यारे दोस्तों। हमारे सामने सबसे पहले सभी ऑप्शंस की शुरुआत अलग अलग है, आर
क्यू क्यू एस। ठीक है बेटा, अब पैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा है वन डे जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज राइडिंग अलोंग अ रोड। तो पहली बात आ गई हमारे सामने, राइडिंग। ठीक है, आखिरी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो लिखा है जॉर्ज वॉशिंगटन डिसमाउंटेड एंड हेल्प द सोल्जर्स टू लिफ्ट द बीम। ठीक है, अब एक बात हमें समझ आती है, एक बात हमें समझ में आती है कि यहां पर लिखी हुई बातचीत में जॉर्ज वॉशिंगटन राइड कर रहे हैं और फिर वो डिसमाउंट होते हैं अपने हॉर्स से। आखिर ऐसा क्यों हुआ? भाई आप अगर कहीं राइड कर रहे हैं तो आप राइड करते करते अपने हॉर्स से उतर क्यों गए? तो इसका मतलब बीच में कोई ना कोई चीज ऐसी देखी होगी जो चीज ठीक नहीं है। ठीक है ना, किसी की मदद करी होगी, वट एवर। खैर, पी ऑप्शन कहता है द बीम वॉज टू हैवी टू लिफ्ट विदाउट हेल्प। अब ये समझ नहीं आया बीम का जिक्र क्यों हुआ। ऑप्शन क्यू कहता है द कॉर्पोरल वाज गिविंग देम ऑर्डर्स। अब देम एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन का तब यूज करेंगे जब कहीं पर नाउन मेंशन किया हो, यानी कि क्यू भी ऑप्शन की शुरुआत में नहीं है। ऑन द वे ही सॉ सोल्जर्स लिफ्टिंग अ हैवी बीम, जस्टिफाई होता है। आर ऑप्शन आपकी शुरुआत में हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन के लिए ही का यूज हुआ, राइड करते हुए वो देखेगा, सो आपका सीक्वेंस बना रहा है। आगे अगर देखें तो जो क्यू ऑप्शन में देम यूज हुआ है, सोल्जर्स उसी के लिए कहा गया, यानी कि आर ऑप्शन की शुरुआत में होनी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। एस ऑप्शन कहता है दे नीडेड जस्ट वन मोर मैन। तो इसका मतलब फर्स्ट के बाद आर ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दिया गया है बच्चों? ए फॉर एप्पल, और यही आपका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है बच्चों, अगले ऑप्शन पर, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए पहले आप दिमाग लगाएं, फिर मैं सोल्व कराना शुरू करूंगा। प्लीज टेक योर टाइम। क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। देयर वाज अ बॉय नेम्ड अली। सबसे पहले अली का जिक्र हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं। सिक्स्थ ऑप्शन कहता है दे आस्क्ड हिम टू लीव द हाउस। अब बच्चों सवाल दिमाग में उठता है, ये दे का यूज क्यों हुआ? दे एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन का तब यूज करोगे जब इस दे से पहले नाउन बताया जाए। ठीक है, अब सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो क्यू ऑप्शन कहता है ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, जस्टिफाई होता नजर आ रहा है फर्स्ट के बाद आपका ऑप्शन क्यू। आगे बढ़ते हैं, बट अली रिफ्यूज टू वर्क, दे वर वेरी पुअर। आखिर में कहा दे आस्क्ड हिम टू लीव द हाउस, हमें कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 के तुरंत बाद देयर वाज अ बॉय नेम्ड अली, और क्यू ऑप्शन जस्टिफाई करता है शुरुआत में आना ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स। आप अगर सभी आंसर्स के ऑप्शंस को देखेंगे तो क्यू सबसे पहले एक ही के अंदर लिखा है और वो है सी फॉर चाइना। बाकी की अरेंजमेंट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो पहले से ही अरेंज्ड है। सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ। अगले सवाल पर बढ़ते हैं सर। चलिए बच्चों, इस पर आप दिमाग लगाएं, फिर मैं आंसर बनाना शुरू करूंगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के आंसर को बनाने का प्रयास करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज
द सेकेंड सेंटर इज मच स्मॉलर। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, अगर इसने कहा है द सेकेंड सेंटर तो डेफिनेटली इससे पहले भी कोई और सेंटर होगा, यानी कि फर्स्ट सेंटर भी होना चाहिए। खैर, आखिरी ऑप्शन कहता है दिस विल बी बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द्विजेंद्र लाल रॉय। अब ये दिस किसके लिए कहा है ये हमें अभी जानकारी नहीं है, ठीक है। अगर हम इसे थोड़ा समझने का काम करते हैं तो ऑप्शंस पर आते हैं बच्चों। पी ऑप्शन कहता है इट विल बी नोन एज धन धान्य कल्चरल कॉम्प्लेक्स, हो सकता है यही इसके बारे में बता रहा हो। इट विल कम अप एट अलीपुर, ये भी हो सकता है, कह नहीं सकते। द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप दिस सेंटर। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन को जस्टिफाई करता हुआ नजर आ रहा है आर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, लिखा है बट इट इज इक्वली अट्रैक्टिव। यस, यही आपके ऑप्शन में शुरुआत में होना चाहिए, ठीक है जी, यही आपके ऑप्शन की शुरुआत में होना चाहिए। अरे हाँ है ना, लेकिन एक बात समझना, फर्स्ट को जस्टिफाई कर रहा है आपका ऑप्शन आर, आर के बारे में ही बताने का काम कर रहा है ऑप्शन एस, ठीक है बच्चों। अब आपका सीक्वेंस तैयार हुआ, और सीक्वेंस तैयार हुआ फर्स्ट के बाद आर, आर के ठीक बाद आपको चाहिए क्यू, और क्यू के बाद आपका चाहिए आप लोगों को एस। इस हिसाब से करेक्ट आंसर आपका बनता है दोस्तों, और ये हुआ बी फॉर बॉम्बे। करेक्ट आंसर हुआ आपकी तरफ से बी फॉर बॉम्बे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं सर। पहले स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, इससे अगले क्वेश्चन पर आए सर। आ जाओ बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाकर देखें। ये आप लोगों के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल इन लेवल पर इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, और घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी पेशेंस इनको सोल्व करना सिखाएगी। सोल्व करें फिर मैं बताना चाहूंगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पर काम करते हैं। बड़ा प्यारा सवाल लगता है क्योंकि छोटी सी कंफ्यूजन है इसमें। आप अगर ध्यान से देखेंगे सभी ऑप्शंस की शुरुआत में या तो एस है या फिर क्यू है। पढ़ना शुरू करते हैं। ऑन द वैकेशन इन टेंजिया मोरक्को माई फ्रेंड एंड आई सेट डाउन एट द स्ट्रीट कैफे। कोई बात नहीं, यानी कि एक छोटा सा किस्सा है जिसमें मैं और मेरा दोस्त दोनों इंतजार करने के लिए मोरक्को के किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं। सिक्स्थ ऑप्शन कहता है Finally, a man walked over to me and whispered, "Hey buddy, this guy is a waiter. He wants to take your order." सिचुएशन को समझने का काम करें, ऐसा क्यों हुआ होगा?
आप और आपका फ्रेंड मोरक्को के किसी रेस्टोरेंट में बैठा और आपको आकर कोई कहता है, ये बात बताता है कि ये आपका वेटर है और आपका ऑर्डर लेने आया है, तो इसका मतलब क्या समझ आया? इसका मतलब ये समझ आता है कि आपने या तो उस इंसान को पीट दिया है या फिर आप उस इंसान को गलत समझ गए हैं। ठीक है जी। अब अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो पी ऑप्शन कहता है एट वन पॉइंट ही बेंट ओवर विद द बिग स्माइल। अब ये ही किसके लिए यूज हुआ ये पता ही नहीं। ठीक है। क्यू ऑप्शन कहता है सून आई फेल द प्रेजेंस ऑफ समवन स्टैंडिंग अलोंग साइड मी। हो सकता है ये समवन आपका जिक्र पहले लेकर आए, बट दिस वुडंट बज, बज का मतलब परेशान करना। एस ऑप्शन कहता है वी हैड बीन क्वेश्चनड अबाउट बेगर्स एंड टोल्ड टू इग्नोर देम। अब बात समझ आई। आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं, ठीक है, तभी अचानक से आपको किसी इंसान की प्रेजेंस फील हुई। ठीक है, किसी इंसान की प्रेजेंस फील हुई, तो इसका मतलब आपका क्यू ऑप्शन शुरुआत में आ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे सी और डी में क्यू ऑप्शन शुरुआत में है, ऑप्शन क्यू और एस आगे पीछे दोनों में लिखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कोई इंसान आपके सामने आकर, आपके साइड में आकर खड़ा हुआ, क्यू ऑप्शन। एस ऑप्शन ने कहा कि किसी ने आपको ये चेतावनी दी थी कि बेगर्स बड़े परेशान करते हैं, इग्नोर करना। अब एस के ठीक बाद आती है बात, और वो बात कौन सी हुई बच्चों? आर ऑप्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस इंसान ने तो परेशान किया नहीं, क्योंकि लोगों ने वार्निंग दी थी कि भैया भिखारी बड़े परेशान करते हैं। यानी कि फर्स्ट के बाद आपका एस, क्यू, क्यू के बाद एस, और एस के बाद आपको चाहिए ऑप्शन पी, और इसी की वजह से हुआ आपका आंसर, इसी की वजह से आपका आंसर हुआ क्यू के बाद एस, एस के बाद पी। तो करेक्ट आंसर आपका डी फॉर दिल्ली बनना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर डी फॉर दिल्ली बनता है। चलिए सर, तो दोस्तों आज की बात को तो मैं यहीं तक आप लोगों के सामने लेकर आ रहा था। तो मैंने आज आप लोगों को PQRS में या सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, पैराजंबल में आप लोगों को थोड़ी मेहनत करना सिखाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन पर आप मेहनत करेंगे और कल हम इसको फाइनल लेवल पर लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार सभी के सभी बच्चे कमेंट्स पर आ जाएं और अपना मुझे थोड़ा सा तजुर्बा बता दें कि आपको कैसी महसूस हुई हमारी एक छोटी सी एक ये प्रक्रिया। हेलो एवरीवन, मुझे लगता है सभी बच्चे सेट तो नहीं हो गए, माहौल तो नहीं बना रहे हैं बैठ के। गुड इवनिंग एवरीवन। भाई कुछ इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहा है या नहीं? क्वेश्चंस को क्या कुछ सुधरा या नहीं? चलिए दोस्तों, अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अपने आप करें, इससे बाद हम लोग कल मिलते हैं और कल हम थोड़ा और आगे चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, उसके बाद चीज़ें इंप्रूव होंगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट एवरीवन। गॉड ब्लेस।